नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की किताबें कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये हम सभी जानते हैं। अगर हम लोग अपना बेस मजबूत करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की किताबें हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया गया है। यहाँ पे पहले स्टोरी क्रिएट की जाती है। एनसीईआरटी की सबसे ज़्यादा खासियत यही है कि इसमें जो भाषा होती है वो बिल्कुल सिंपल होती है और इसमें एक स्टोरी क्रिएट की जाती है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी को क्या है। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी, ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। रशीदा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही है और उसकी निगाह एक हेडलाइन पर चली जाती है और वो सोचना स्टार्ट कर देती है कि 100 साल पहले क्या हुआ होगा या फिर 100 साल पहले क्या था। तो उसके मन में ऐसे प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं, इसका पता लगाते हैं कि क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं? ये कैसे पता लगाएं? ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत समय पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? दोस्तों, कल क्या हुआ था ये तो हम लोग रेडियो से सुन सकते हैं, टेलीविजन से सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था ये भी हम लोग किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं कि हाँ, पिछले साल ये हुआ था। लेकिन बहुत समय पहले, आज से लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? तो एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में पैदा हो गई है, एक जिज्ञासा पैदा हो गई है कि लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था। तो उसे किस तरह से जाना जा सकता है? अगर हम लोगों ने एक दिन की बात करनी हो तब तो हम लोग किसी से पूछ सकते हैं। अगर हम लोगों ने 1 साल की बात करनी हो तब भी पूछ सकते हैं, 5 साल की बात करनी हो तब भी, 100 साल तक भी हम लोग जान सकते हैं। लेकिन बहुत साल पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है? तो यही प्रश्न हमारे मन में पैदा हो चुके हैं। तो इनके आंसर हम लोग यहाँ इस किताब से निकालने की कोशिश करेंगे। अतीत के बारे में हम ये जान सकते हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशु पालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, फिर कौन से गीत गाते थे। दोस्तों, अतीत के बारे में जानने के लिए कि लोग उस समय क्या खाते थे, किस तरह का किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह का फैशन था उस समय और किस तरह के घरों में रहते थे। जैसे हमारे आज के घर जो है वो पक्के थे, क्या पहले पक्के घर होते थे या नहीं होते थे। हम अखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों या फिर व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। दोस्तों, आजकल जो बच्चे खेल खेलते हैं वो कौन कौन से खेल खेलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप कौन कौन से खेल खेल जो खेलते हैं। चाहे आप आउटडोर गेम खेलते हैं या फिर इंडोर गेम खेलते हैं, चाहे आप मोबाइल पे खेलते हैं या फिर आप लोग फिजिकल लेवल पे गेम खेलते हैं, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। आप किस तरह के गेम खेलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कौन सी कहानियां सुना करते थे उस समय के बच्चे, आजकल बच्चे जो है वो कौन सी कहानियां सुनते हैं। तो ये भी आपके मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हो गई होगी कि 100 साल पहले या 200 साल, जब बहुत समय पहले बच्चे जो है वो कौन कौन सी कहानियां सुनते होंगे या फिर कौन कौन सा नाटक देखते होंगे या फिर कौन से गीत गाते होंगे। तो ये सारे प्रश्न आपके मन में पैदा हो चुके होंगे। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। नर्मदा नदी जो थी, कई लाख वर्ष पहले, बहुत समय पहले क्या हुआ था कि लोग यहाँ पे रहते थे। नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक से आती है। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो कुशल संग्राहक, संग्राहक मतलब कि वो स्किल्ड स्किल्ड पर्सन थे। वो चीज़ों को इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा माहिर थे।
जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित परिचित भी थे। वो क्या करते थे, जैसे हमारे जंगल में जड़ी बूटियां होती है ना, तो हमें उनके बारे में पता होता है। तो उनको जंगलों के बारे में भी पता था कि क्या मतलब किस प्रकार की वनस्पति जो है वो हेल्पफुल रह सकती है, सब कुछ उनको पता था। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों उत्पादों का यहीं से वो संग्रह किया करते थे। जैसे अपने वो भोजन वगैरह कहाँ से लेते थे, वो यहीं से, जो आसपास का जंगल था वहीं से, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे किसी अन्य प्रकार के उत्पादक हो। जैसे दोस्तों आप लोगों को बता सकते हैं कि जंगल से हम लोगों को क्या क्या मिलता है। जैसे जंगल्स में हम लोगों को अभी, अगर हम लोग अपना ही एग्जाम्पल ले, तो घास मिलती है, लकड़ियाँ मिलती हैं, फ्रूट मिलते हैं, आंवला, जैसे आंवले का फ्रूट हो गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोगों को जंगलों से मिलती हैं। तो उस समय के लोग जो थे वो जंगलों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। वे जानवरों का अकेटक का शिकार भी करते थे। वो क्या करते थे, जानवरों का शिकार भी करते थे। तो अब भी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब तुम उत्तर की पश्चिम की सुलेमान और केथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी समय में कुछ ऐसे स्थान है, यहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री 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 पूर्व ने सबसे पहले गेहूं, जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। दोस्तों अभी हम मैप में देखेंगे कि सुलेमान और कीर्थर की जो पहाड़ियां थी, यहाँ से 8,000 साल पहले, 8,000 साल पहले क्या किया, स्त्री और पुरुषों ने क्या किया, सबसे पहले गेहूं और जौ की फसल जो थी उसे उपजाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया, और भेड़ होगी, चाहे बकरी होगी, चाहे गाय होगी, चाहे बैल हो गया, सभी को क्या किया इन्होंने, पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर भेड़ भेड़ को क्यों बनाया होगा, बकरी को क्यों बनाया होगा, गाय को क्यों बनाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं भेड़ से जो है वो ऊन मिलती है, बकरी से दूध मिलता है, गाय से भी दूध मिलता है, बैल जो थे वो शायद खेती के लिए यूज करते हो, तो इसलिए उन्होंने उन पशुओं को पालतू बनाया जो उनके लिए बेनिफिशियल थे, जो उनके लिए उपयोगी थे। ये लोग गांवों में रहते थे, ये लोग जो थे वो विलेज में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाओ, ये भी हम लोग मैप में देखेंगे। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे यहाँ कृषि का विकास हुआ था, चाहे वो गारो की पहाड़ियां हो, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियां हो, चाहे विंध्य की पहाड़ियां हो, यहाँ पे कृषि का जो विकास हुआ था सबसे पहले यहीं पे हुआ था। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था, वह विंध्य स्थान के उत्तर में स्थित है, और यहाँ पे क्या किया गया था, चावल को भी उपजाया गया था। अभी देखते हैं हम लोग, जैसे हमने सुलेमान की पहाड़ियां देखी, तो सुलेमान की पहाड़ियां ये है, किरथर की पहाड़ियां ये है, और उसके बाद हमने गारो की पहाड़ियां देखी, तो गारो की पहाड़ियां हमारे पास ये है। ठीक है, बिंदी की पहाड़ियां देखी, तो बिंदी की पहाड़ियां हो, गारो की पहाड़ियां हो, यहाँ पे चावल की खेती की गई, और जो यहाँ पे किरथर की पहाड़ियां हैं या फिर सुलेमान की पहाड़ियां हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है गेहूं और जौ की फसलें उपजाई गई थी। दोस्तों आप लोग इसे देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों आगे जैसे सिंधु नदी आएगी, तो सिंधु नदी जो हमारे पास होगी, इसकी जो सहायक नदियों के बारे में उन्होंने बोला होगा, तो सहायक नदियां ये है। सिंधु नदी हमारे पास यहाँ पे आ गई, झेलम नदी आ गई, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास नदी। दोस्तों ये हिमाचल में भी प्रवेश करती हैं, तो आप लोग इन नदियों को देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ, जो हमने अभी देख लिया। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। दोस्तों सहायक नदियां वो होती हैं जो क्या करती हैं, एक बड़ी नदी में, जैसे मान लो छोटी छोटी नदियां हैं, वो क्या करती हैं, एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये भी नदी है, ये भी नदी है, ये भी नदी है, और ये एक बड़ी नदी है। ठीक है, इसमें आके ये क्या करती है, मिल जाती हैं। लगभग लगभग 4,700 वर्ष पूर्व, लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। 4,700 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये जो नदियां मैंने अभी आपको बताई हैं, इनके किनारे में बहुत सारे नगर जो थे वो बस गए थे, फले फूले थे, मतलब वहां पे उनका विकास हुआ था। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र के तटवर्ती इलाकों में नगरों का लगभग 2,500 वर्ष पूर्व पूर्व विकास हुआ था। देखिए यहाँ पे गंगा गंगा की बात की जा रही है, और गंगा की जो सहायक नदी है इसकी बात की जा रही है। इसके किनारे जैसे मान लो ये गंगा नदी जा रही है, तो इसके किनारे में, ठीक है, ये भी किनारा है, ये भी किनारा है, यहाँ पे बहुत सारे नगरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था, और ये समय क्या था, 2,500 वर्ष पूर्व। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बार थोड़ा मैप में देख लेते हैं। आपके पास गंगा नदी कहाँ पे है, ये है गंगा नदी। दोस्तों ये गंगा नदी, ये गंगा नदी, और इसकी सहायक नदियां भी आपके पास सोन नदी की बात की गई है, तो यहाँ पे ही विकास हुआ था। तो अब हम चलते हैं आगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार
बिहार में नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास बहुत सारे क्षेत्र थे और उसमें से एक प्राचीन काल में एक नगर था जिसका नाम था मगध, जो कि अभी कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। मगध का हम लोग आगे जाके भी पढ़ेंगे। इसके जो शासक थे, इसके जो राजा थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की। उन्होंने बहुत बड़ा राज्य जो था उसे वहां पे स्थापित किया और देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों की इन्होंने स्थापना की। आगे चलते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दिया गया दक्षिण एशिया, साउथ एशिया जो है, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी देश भी है। और अफगानिस्तान, ईरान, चीन म्यांमार पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण 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 एशिया एक महाद्वीप से भी छोटा है। जो हम दक्षिण एशिया है, साउथ एशिया जो है, वो एक महाद्वीप, जैसे सात हमारे पास महाद्वीप है, तो ये महाद्वीप से भी छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया में समुद्रों के पहाड़ियों तथा पर्वतों से बंटे होने के कारण इसे क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, इस डेफिनेशन को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अभी हम चलते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप, जो शब्द यहाँ पे आया था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। दोस्तों, जैसे लोग जो थे वो एक ही हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते थे। कभी कभी हिमालय जैसे उच्च पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों की यात्रा करना काफी जोखिम भरा होता था। दोस्तों, ये कभी कभी जो यात्राएं करते थे, चाहे वो पर्वतों के रास्ते से करते थे, चाहे वो पहाड़ियों के रास्ते से करते थे, चाहे वो रेगिस्तान से करते थे, या फिर नदियों के रास्ते से या समुद्रों के रास्ते, ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता था। यात्राएं बहुत ज़्यादा रिस्की होती थी, फिर भी वे यात्राएं उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी वो यात्राएं करते थे। चाहे वो इम्पॉसिबल थी, यात्राएं बहुत ज़्यादा कठिन थी, फिर भी उन यात्राओं को वो करते थे। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में भी कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी क्या होता है कि वो, जैसे आप लोग अभी देखते होंगे कि गांव के लोग जो वो शहर में आते हैं, या फिर शहर के लोग जो वो गांव में जाते हैं, तो वो काम की तलाश में भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। या फिर प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो उसकी वजह से भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। और कभी कभी क्या होता था, जो सेनाएं होती थी वो किसी क्षेत्र पर विजय पाने के लिए भी जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, कभी जहाजों में साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। कभी कभी क्या होता था, जो व्यापारी लोग जो होते थे, व्यापारी जो होते थे, वो अपने जहाज़ों में सामान जो होता था, जो बहुत ज़्यादा कीमती सामान होता था, वो एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाते थे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो मर्चेंट नेवी है, या फिर हमारे देश का जो सामान है वो दूसरे देश में जाता है, जहाज़ों में जाता है, उसी प्रकार से व्यापारी लोग जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। धार्मिक गुरु जो होते थे वो लोगों को एजुकेट करने के लिए, उनको सजेशन देने के लिए, उनको अच्छी चीज़ें बताने के लिए वो क्या करते थे, एक विलेज से दूसरे विलेज जाते थे, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों की खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे। जैसे कई बार क्या होता था, एक्साइटमेंट के चक्कर में भी, या फिर कुछ नई चीज़ें जानने के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए लोग जो थे वो यात्राएं करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था। जब हम लोग, देखो दोस्तों, अगर हम लोग मान लो दिल्ली में रहते हैं, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग दिल्ली में रहते हैं, जब हम लोग चेन्नई में जाएंगे, तो वहाँ के जो लोग होंगे, जब हम उनके संपर्क में आएंगे तो वहाँ की संस्कृति का हम लोगों को पता चलेगा, जब हम उनके साथ बातचीत करेंगे। तो इससे क्या होता था, जब भी वो यात्राएं करते थे तो लोग जो थे वो अपने विचार जो थे वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते थे, ट्रांसफर करते थे। अब हम चलते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं आजकल। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप लोग आजकल यात्रा वगैरह करते हैं तो क्यों करते हैं, चाहे वो आप लोग किसी प्लेस को देखने के लिए करते होंगे, आप बता सकते हैं जो भी आपके मन में है। ठीक है, एक बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। ये पहाड़ियां हो गई, पर्वत हो गए, समुद्र हो गए, ये सारे ही उपमहाद्वीप की जो सीमाएं हैं। जैसे मान लो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट है, मान लो इसमें मैंने देश बताए थे, तो ये पहाड़ जो होते थे या फिर पर्वत जो है, ये क्या करते हैं, एक तरह से बाउंड्री का काम करते हैं। ठीक है,
हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। हालांकि इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, जिन्होंने चाहा वे ऐसा कर सके। ये ऐसी बाउंड्री को पार करना तो आसान नहीं था, फिर भी लोगों ने क्या किया, कोशिश की और उनको पार भी किया। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू 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 सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया और कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को भी अपनाते रहे। दोस्तों, जैसे हम लोग किसी देश में जाते हैं तो फिर दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ पे आते हैं, तो जब वो दूसरे देश के देश यहाँ पे आते हैं तो वो यहीं पे आके वो बस गए, उनको यहाँ पे अच्छा लगा। फिर उन्होंने कई साल वर्ष यहाँ पे रहे, पत्थरों को उन्होंने तराशा, संगीत रचा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों को भी उन्होंने अपनाया। अब हम चलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देश के नाम। देश के नाम, अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कई बार इंडिया यूज़ करते हैं, कई बार भारत यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एक ही देश के दो दो नाम, तो ये कैसे पड़े, ये दो नाम कैसे पड़े, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिया, इंडिया शब्द इंड से निकला है, संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो शब्द है वो कहाँ से निकला है, इंडस से निकला है और इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु बोलते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। देखो दोस्तों, 2500 साल पहले क्या हुआ, उत्तर पश्चिम से कुछ ईरानी आए, यूनानी आए, उन्होंने सिंधु को क्या बोला, हिंदोस। शायद उनकी प्रोनाउंसिएशन में कुछ ऐसा था या फिर उन्होंने उसी तरीके से बोला, हिंदोस बोला। हिंदोस से फिर वो इंदोस बोलना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप लोग देखते होंगे जो ब्रिटिश होते हैं वो अपनी टंग पे ना उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, तो शायद उस वजह से हुआ होगा। तो उन्होंने क्या बोला, हिंदोस बोला, इंदोस बोला। और इस नदी के जो पूर्व में रहते थे, जैसे मान लो ये हमारे पास ईस्ट साइड है, ये मान लो नदी है, तो इस तरफ जो लोग रहते थे उनको इन्होंने क्या बोला, स्थित भूमि प्रदेश को इन्होंने इंडिया कहा। भारत का प्रयोग, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले, भारत का जो प्रयोग नाम का जो प्रयोग किया गया वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि भारत का जो प्रयोग था, भारत नाम का जो प्रयोग था वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए, एक ग्रुप के लिए किया जाता था। और इस समूह का या फिर इस ग्रुप का उल्लेख जो है वो संस्कृत में भी मिलता है। और संस्कृत में किस में मिलता है, वो ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद है, हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है इसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। और बाद में इसका नाम जो था, बाद में इसका प्रयोग जो था वो देश के लिए होने लगा। दोस्तों, अभी चलते हैं जो हमारी किताब का नाम है हमारे अतीत पार्ट 1, इसके बारे में देख लेते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने हम लोग, अगर अतीत के बारे में जानकारी, पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। दोस्तों, मैं आपको कई बार किताबें रिकमेंड करता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में भी किताबों के बारे में बताया गया है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटिव किताबें हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटिव हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटिव हो, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटिव हो, चाहे लाइफ चेंजिंग किताबें हो। बहुत सारी लिस्ट ऐसे बनाई गई है, अगर आप लोग चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, किताबें जो होती हैं वो नॉलेज का बहुत ज़्यादा अच्छा रिसोर्सेज होती हैं। इसमें बताया भी है कि अगर हम लोग अपने पास्ट को जानना चाहते हैं तो किताबों को पढ़ना या फिर इसको ढूंढना एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ये जो किताबें लिखी जाती थी, ये आपने देखा होगा, कई बार मूवी में देखा होगा या फिर आप लोगों ने किसी सीरियल में देखा होगा, जो साधु पुरुष होते थे वो किताबों को लिखते थे। और किताबों को वो कैसे लिखते थे, जैसे मोर का जो पंख होता है उसके द्वारा, स्याही के द्वारा लिखते थे। तो वो हाथ से लिखते थे किताबें। अभी तो छपाई होती है, पहले छपाई नहीं होती थी। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण ही क्या बोलते हैं, पांडुलिपि कही जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला है। दोस्तों, ये शब्द जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता भी है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त जो शब्द किया गया है इसे बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट, और ये लिया गया है लैटिन भाषा से।
पांडुलिपि का क्या अर्थ है? मैन्युस्क्रिप्ट है। और ये शब्द कहाँ से आया? लेटिन भाषा से है। और लेटिन शब्द इसे क्या बोलते हैं? मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ है या फिर से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की शाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। दोस्तों ये जो किताबें लिखी जाती थी ये तो या तो ताड़पत्रों पर लिखी जाती थी या फिर हिमालय के क्षेत्र में जो बुर्ज नामक पेड़ की शाल होती थी उस पे ये लिखते थे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यहाँ पे इन्होंने बताया भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया और कुछ नष्ट कर दी गई। दोस्तों इतने साल पहले ये पांडुलिपि लिखी गई थी तो कीड़े तो लग ही जाते हैं, तो कुछ ये नष्ट हो गई थी। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। कुछ एक पांडुलिपियां जो अब वो खराब हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, फिर भी कुछ एक बच गई हैं जो कि मंदिरों में है, बिहारों में है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं में व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। दोस्तों इसमें क्या किया गया है, ये जो आप लोग किताबें पढ़ते होंगे इसमें क्या है, धार्मिक मान्यताएं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन में, औषधियां, विज्ञान, इन सभी के बारे में यहाँ पे विस्तार से पता चलता है। हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि कई अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। दोस्तों बहुत यहाँ पे क्या हुआ है कि महाकाव्य जो हमारे रामायण है, महाभारत है, कविताएं मिलती हैं, नाटक भी मिलते हैं। और इनमें से कुछ एक नाटक ऐसे हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं और कुछ एक ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखे हैं, तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृतिक जो भाषा थी वो आम लोग बोलते थे। तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि उस समय कितने मतलब एडवांस लेवल पे काम हो रहा था। तो अभी हम चलते हैं अभिलेखों की तरफ। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। हम अभिलेखों का क्या करते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अभिलेखों को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर पे लिखे होते थे, धातु जैसी उपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। दोस्तों जो अभिलेख वगैरह होते थे या फिर हम लोग जब उनको स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देख पाते हैं कि जैसे यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि बहुत कठोर धातु होती थी या फिर पत्थर पे ऐसे लेख जो थे वो लिखे जाते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कई बार क्या होते थे, जो शासक होते थे वो अपने आदेशों को इस तरह से वहाँ पे लिखवाते थे, पत्थर पे हो या धातु पे हो, वो इस तरह से लिखवाते थे ताकि लोग उनको देख सकें, पढ़ सके, स्टडी कर सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण का उत्कीर्ण करवाए हैं। क्या होता है कि कुछ अभिलेख ऐसे भी मिलते हैं जिसमें राजा भी है, रानियां भी है, उनके साथ कुछ अन्य स्त्री पुरुष भी हैं जिन्होंने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाया हुआ है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित बीजों का लेखा जोखा रखा करते थे। जैसे कोई भी शासक जो था जब वो कोई लड़ाई जीतता था तो उसे क्या करते थे, वो उसे उत्कीर्ण करवा देते थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये वाला अभिलेख जो है वो 2250 वर्ष पुराना है और ये कहाँ पे मिला है, कंधार में मिला है। और ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ये जो अभिलेख है ये अशोक द्वारा लिखवाया गया था और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते या फिर हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। देखिए दोस्तों कोई भी लिपि हम लोग जब लिखते हैं या कोई भी भाषा हम लोग लिखते हैं उसमें कुछ संकेत होते हैं। और जैसे आप लोग हिंदी की जो भाषा है, हिंदी भाषा जो है इसकी लिपि है देवनागरी। तो उसी प्रकार से कोई भी भाषा लिखती है तो उसमें लिपि होती है या कुछ संकेत होते हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, जब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेकी नामक दो विभिन्न लिपियों में लिखा गया। ये जो अभिलेख है ये दो भाषाओं में लिखा गया है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयां आती थी? दोस्तों जब ये लेख लिखवाते थे तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती होगी क्योंकि पत्थर पे लिखते थे, धातु पे लिखते थे। और ऐसा करने में क्या क्या मतलब क्या फ़ायदा क्या होता था, जब भी कोई जैसे मान लो इस पे धातु पे लिखा गया होगा
तो वो लंबे टाइम तक रहता था और सुरक्षित भी रहता था। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। इसके अतिरिक्त क्या होता था दोस्तों, यहाँ पे जो वस्तुएं जो थी, जो पास्ट में बनी हुई थी या फिर प्रयोग में लाई जाती थी, ऐसी वस्तुओं का जो भी स्टडी करता था उसे क्या बोलते हैं, उसे पुरातत्वविद कहलाते हैं। जो भी पास्ट की जितनी भी चीज़ें वगैरह होती थी, जिसके जो भी प्रयोग में लाई जाती थी, उन वस्तुओं का जो भी स्टडी करता है उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। पुरातत्वविद क्या होते हैं, पत्थरों का भी प्रयोग, पत्थरों को भी वो स्टडी करते हैं, ईंट से भी बनी इमारतों का भी वो अवशेषों को स्टडी करते हैं, चित्रों की भी स्टडी करते हैं, मूर्तियों को भी स्टडी करते हैं। वह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। वो खुदाई भी करते हैं, चाहे वो सिक्के हों, चाहे चाहे वो मूर्तियां हों, इन सभी के बारे में वो अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे डायग्राम भी दिख रही होगी, तो डायग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त है ये पत्र। ये एक प्राचीन नगर से, पुराने समय से, पुराना जो प्राचीन नगर था, जो ओल्ड जो नगर था, उस वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। और यहाँ पे आपको एक चांदी का भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते, थोड़ा सा नीचे वो कर देता हूँ मैं। एक पुराना चांदी का सिक्का, ठीक है। इस तरह के सिक्कों के प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्के कैसे विभिन्न है। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये तो एक बर्तन है, ठीक है, एक पात्र है, ये बर्तन है, और यहाँ पे सिक्के दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये अभी जो हमारे सिक्के प्रयोग किए जाते हैं, क्या इससे डिफरेंट है या सेम वैसे ही है? आप लोग बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं आगे की तरफ। इनमें से कुछ वस्तुएं, मैं थोड़ा यूम कर देता हूं, ठीक है। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी, कुछ धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। दोस्तों ये जो वस्तुएं इस्तेमाल करते थे, ये वस्तुएं पत्थर की बनी होती थी, पक्की मिट्टी से बनी होती थी, या फिर धातुओं से बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते थे। अब ये कठोर भी होते थे, सॉलिड भी होते थे, और जल्दी नष्ट भी नहीं होते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इनमें से उन्हें ये जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। दोस्तों जो पुरातत्वविद होते थे, वो जानवर, चिड़ियाँ, मछलियाँ, इनकी हड्डियों के बारे में इनको भी ढूंढते थे, और वहाँ से वो पता लगाने की कोशिश करते थे कि जो पुराने लोग थे, अतीत में जो लोग थे, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप से बचे रहते हैं। दोस्तों जैसे मान लो गेहूं है, या फिर धान है, या फिर चावल है, या किसी भी प्रकार के जो टुकड़े वगैरह होते हैं, जले हुए रूप में ही मिलते हैं। वो बड़े कम मतलब बचते हैं। जैसे मान लो गेहूं का कोई टुकड़ा होगा, या फिर गेहूं के ही कुछ दाने होंगे, तो वो बड़े लंबे समय तक नहीं रहते हैं। तो उसके जो अवशेष वगैरह होती हैं, तो वो उस मात्रा में नहीं मिलती हैं जिस तरह से कठोर धातुएं मिलती हैं या फिर दूसरी चीज़ें मिलती हैं। क्या पुरातत्व को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? ये भी जानना इंटरेस्टिंग है। पांडुलिपियों पांडुलिपियों अभिलेखों पांडुलिपियों अभिलेखों पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों जैसे न्यूज़ आप लोग देखते होंगे, तो सूत्रों के हवाले से, तो इसी प्रकार से पांडुलिपियां हो, चाहे अभिलेख हो, तथा पुरातत्व से जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह मिलती थी, इतिहासकार जो होते हैं वो इसे किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके लिए वो स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं, सोर्स शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो कि पास्ट की चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। दोस्तों जब हम लोग पास्ट की चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और जब ये स्रोत शब्द की हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प से क्या होता था, तो जो पास्ट की चीज़ें होती थी उनके बारे में जानना और भी ज़्यादा आसान हो जाता था। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में
कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार एक तरह से जासूसों की तरह काम करते हैं। वो पुरानी चीज़ें जो होती हैं उनसे हिंट लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट समय में क्या हुआ होगा, लोग किस तरह से खाते थे, किस तरह से पीते थे, किस तरह से वो फैशन करते थे। बहुत सारी चीज़ें जानने में उनको हेल्प मिलती है। अब हम आगे चलते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ है। ऐसा इस तथ्य, देखिए दोस्तों, जो हमारी किताब है इसका नाम है हमारे अतीत। तो इसमें जो अतीत शब्द का प्रयोग किया गया है वो बहुवचन के रूप में किया गया है। तो इसका क्या मतलब है, बहुवचन शब्द प्रयोग करने का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसका मतलब ये है कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। बहुत सारे लोगों के लिए जो पास्ट था अलग अलग मायने रखता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने हमारे अतीत शब्द को यूज़ किया है। चाहे वो राजा हो उसके लिए अलग मायने रखता होगा, अगर कोई किसान है उसके लिए अलग से मायने रखता होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बहुत ज़्यादा भिन्न था। जो पशुपालक थे, जो किसान थे, वो उनका जो लाइफ स्टाइल था वो राजाओं के या फिर रानियों के लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, ठीक है। मतलब जो कृषक थे या पशुपालक थे या जो व्यापारी थे, उनका जीवन जो था, उनकी जो लाइफ जो थी वो राजा रानियों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों रीति रिवाजों का पालन करते थे। उस समय भी लोग जो थे वो अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप समूह के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर या शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल दिया है इन्होंने अंडमान निकोबार अंडमान द्वीप का, कि वहाँ के लोग आज भी क्या करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और शिकार करते हैं या फिर फल फूल का कोई इकट्ठा करते हैं। इसके विपरीत शहरों के जीवन में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। जैसे जो शहरों में लोग रहते हैं तो वो अपने लाइफ स्टाइल को जीने के लिए या फिर खाने पीने के लिए वो क्या करते हैं, आज भी दूसरे लोगों पे डिपेंड करती हैं वो, ठीक है। जैसे मान लो गेहूं हो तो वो गेहूं जो होती है वो कहीं गांव से आती है या फिर दूसरी जगह से आती है, तो अपने लाइफ स्टाइल के लिए वो दूसरों पे निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद, उस शासक अपने बीजों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण था कि हम उन शासकों द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके अतीत को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। दोस्तों, जो राजा या फिर जो शासक होते थे वो जो भी लड़ाइयाँ लड़ते थे उसके बारे में मैंने पहले ही बताया। जैसे वो चाहे अभिलेख हो, चाहे वो पत्थर पे हो, किसी भी चीज़ पे वो अपनी जानकारियाँ जो थे वो लिख देते थे। लेकिन जैसे मछुआरे हो गए, शिकारी हो गए या फिर संग्राहक हो गए, पशुपालक हो गए, ये आम लोग जो थे वो लेखा जोखा नहीं रखते थे, तो उनके बारे में जानकारी मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर भी अतीत के जो इतिहासकार हैं वो अतीत को जानने की कोशिश करते हैं। तो अभी कुछ इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और बहुत कुछ बच भी जाता है। दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है तिथियों का मतलब। थोड़ा सा चैप्टर बचा है तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष 2000, जैसे आप बोल दोगे 20 मई 2020, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बोलते हैं, इसका क्या मतलब है तो ये बताया उन्होंने। उस दिन की तारीख, माह, जैसे वर्ष 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगी। वर्ष की ये गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से ही की जाती है। दोस्तों, ये 2000 जो है ईसा मसीह जो धर्म प्रवर्तक है ईसा मसीह, उनके जन्म से ही की जाती है। अतः 2 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष के बाद से है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ है उसके 2 वर्ष बाद को ही ये काउंट किया जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। जो उनके जन्म से पहले, ईसा मसीह के जो जन्म से पहले जो तिथियां हैं उसको क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, जैसे आप लिखते हैं बीसी,
इसका मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट या फिर ईसा पूर्व। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी भी हिंदी में लिखा पाती हो। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। दोस्तों कभी कभी आप लोग बीसी देखते होंगे और कभी कभी आपने एडी देखा है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। कभी कभी एडी की जगह आपने सीई लिखा होगा, देखा होगा। एडी की जगह क्या लिखा है? सीई। और बीसी की जगह आप लोगों ने बीसी की जगह आप लोगों ने बीसीई लिखा देखा होगा। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। दोस्तों जैसे एडी की बात कर रहे हैं चाहे बीसी की बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्रयोग है वो पूरे विश्व में किया जाता है, इसलिए हम लोगों ने भी इसे इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। तो जो हमने स्टार्ट किया है ये 200 वर्ष पहले स्टार्ट किया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर दो तिथियां, इनका पता लगाओ। इनके लिए तुम अक्षर का समूह का प्रयोग करोगी। अन्यत्र में देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनसे कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान जैसे कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका के देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि जैसे हमने पहले पढ़ा है कि पहले अभिलेख जो होते थे वो कठोर जगहों पे या कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे, उन पे लिखवाए जाते थे और ये 100 वर्षों पहले लिखे गए थे। पर लेकिन अभी जो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुका है। विद्वान जो है वो जो विद्वान लोग हैं इनको पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लिपियों को पता लगाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि अफ्रीका का एक देश है, इसका नाम है मिस्र और ये लगभग 5000 वर्ष पूर्व राजा रानी रहते थे। और उन्होंने ये कुछ ऐसे साइन जो अब दिए हुए हैं, इसका जैसे यहाँ पे लॉइन दिया है, इसका मतलब आपके पास एल दिया है, इसका मतलब आपके पास एम दिया है। ये कुछ एक साइन जो वो उनको बता रहे हैं कि ये क्या क्या है क्या क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहां से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन तीन विभिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्री लिपि के दो प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। क्या हुआ, मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा मिला है, वहां पे ये उत्कीर्ण किए गए पत्थर मिले हैं। इसमें तीन तीन भाषाओं का प्रयोग किया गया है और विद्वान जो है इनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया है यहाँ राजाओं रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। राजा और रानियों के जो नाम है वो एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कारतूस बोलते हैं। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों को पहचान की। जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर मैंने पहले बता दिया, एल जो है वो शेर के लिए, ए अक्षर जो है वो के लिए चिड़ियों के लिए। और एक बार ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेख भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बस कोशिश ये की जा रही है कि जो इतिहासकार है वो पुरानी चीज़ों को किस तरह से पढ़ते हैं, चाहे वो संकेतों के माध्यम से पढ़ते हैं, चाहे वो अभिलेखों के माध्यम से पढ़ते हैं, किसी भी तरीके से वो पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि इतिहासकार क्या है और किस तरह से पुरानी चीज़ों को जानने की वो कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट शब्द जो थे वो हमने यहाँ पे पढ़े हैं, इसको देख लेते हैं क्या क्या शब्द थे हमारे पास। यात्रा शब्द के बारे में हमने पढ़ा कि जो लोग थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। पांडुलिपियों के बारे में हमने पढ़ा जो हाथ से लिखी जाती है। अभिलेख के बारे में पढ़ा, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, ये शब्द हम लोगों ने पढ़े थे। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे डेट्स दी गई हैं, इसके बारे में भी देख लेते हैं, पेपर में आ सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं NCERT किताबों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ताकि
और मेरा ये भी मकसद है कि सभी तक एजुकेशन पहुंचे, चाहे वो गांव में रहते हैं लोग, चाहे वो शहर में रहते हैं। जिस किसी माध्यम से ये वीडियो आपको मिले, मेरी कोशिश यही है कि सभी तक एजुकेशन पहुंचे। दोस्तों यहाँ पे कुछ एक महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं जो हमने अभी पढ़ी है। 8000 वर्ष पहले क्या हुआ था, कृषि एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो हमने पढ़े थे, नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नदी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, ये भी हमने पढ़ा है, आप इसके नोट्स बना सकते हो। और वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व, जो हमने लास्ट में पढ़ा है ईसा मसीह के बारे में, तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। दोस्तों इसमें कुछ एक प्रश्न भी बनते हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये लेसन था, फर्स्ट लेसन था एनसीईआरटी का, ये फर्स्ट लेसन था। एनसीईआरटी की किताबें काफ़ी अच्छी होती हैं और इनसे आपका बेस बनना बड़ा आसान हो जाता है। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इन किताबों को पढ़ें और लास्ट तक इन किताबों को समझने की कोशिश करें, और हो सके तो फिजिकल बुक्स परचेज कर लें। तो ये था हमारा आज का लेसन। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, दिल से।